फिल्म का आगाज ट्रेन की पटरियों के मंजर से होता है और फौरन हमें 1968 का वक्त दिखाया जाता है, जब पॉल ने आयरिस को सरप्राइज देने के लिए एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट बनाया था। आयरिस बहुत पुरजोश हो जाती है और इस रेस्टोरेंट के कमर्शियल के लिए इस टावर के मंजर के साथ आयरिस और पॉल की एक तस्वीर भी ली जाती है। और आखिरकार ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। रेस्टोरेंट का फर्श शीशे का बना हुआ था, नीचे से सब कुछ नजर आ रहा था और रेस्टोरेंट के बिल्कुल दरमियान में एक लाइव किचन था। लोग यहां पार्टी कर रहे थे और फिर आयरिस पॉल की जेब में एक रोज रखती है। इसके कांटे के चुभने से इसकी उंगली से खून बहने लगता है, जिससे इसे कै आ जाती है। ये देखकर रेस्टोरेंट में आने वाला गुलूकार समझ जाता है कि आयरिस हामिला है, लेकिन जब इसने आयरिस से पूछा तो आयरिस को खुद भी इससे ही पता चला। लेकिन फिर भी आयरिस बहुत खुश थी। यहां वो इस गुलूकार का बेटा भी देखती है और इसे बिला वजह इस बच्चे से लगाव महसूस होता है। बहरहाल वो पॉल के पास गई और वो उसे ऊपर की छत पर ले आया, जहां वो आयरिस को शादी की पेशकश करता है। आयरिस पुरजोश हो जाती है और उसकी शादी की पेशकश कबूल करती है और इसे ये खुशखबरी भी देती है कि वो हामिला है। और उसके साथ पॉल भी बहुत खुश था। यहां आयरिस ने देखा कि गुलूकार का बेटा भी यहां मौजूद था और वो शरारती बच्चा अपना सिक्का ऊपर से नीचे फेंकता है। हमें दिखाया जाता है कि सिक्का जमीन पर गिरने के बजाय इसी आउटडोर यूनिट के वैक्यूम प्रेशर ने इसे अंदर खींच लिया। जब ये तमाम लोग पार्टी में आए, जब ये तमाम लोग नाच रहे थे, दिखाया गया कि रेस्टोरेंट का फर्श हिलना शुरू हो गया था। सिक्का भी एसी डिक्ट के अंदर घूमना शुरू हो गया, पंखे की एयर को बाहर निकालते हुए, और अचानक रेस्टोरेंट के अंदर का फर्श गिर गया। तमाम लोग नीचे गिर गए। पॉल ने खुद को बचाने के लिए शीशे का एक टुकड़ा पकड़ लिया था, जिससे इसके हाथ जख्मी हो रहे थे, लेकिन वो फिर भी खुद को नहीं बचा सका और नीचे गिर गया और मर गया। जबकि आयरिस इस बार मुस्तहकम जगह पर खड़ी थी, लिहाजा वो खुद को बचाने में कामयाब रही। वो सिक्का जो इस डिक्ट के अंदर घूम रहा था, वो वहां से निकलकर दूसरी जगह जाता है और गैस पाइप से टकराते हुए रसों का सबब बनता है, जिसकी वजह से लाइव किचन रेस्टोरेंट में भी ऊपर आग लग जाती है। नतीजे के तौर पर वो गुलूकार भी मर जाता है और आयरिस खुद को बचाने के लिए पियानो के नीचे बैठ जाती है। खुद को बचाने के लिए आयरिस लिफ्ट में आई, जो लोगों से भरी हुई थी। इससे पहले कि लिफ्ट नीचे जा सके, एक आदमी लिफ्ट के नीचे आ जाता है और कुचल जाता है। लिफ्ट इस तरह खराब हो जाती है और लिफ्ट के अंदर मौजूद तमाम लोग भी मर जाते हैं। और यहां एक लड़की अचानक चीखी और हमें पता चला कि हमने जो देखा वो स्टेफनी नामी लड़की की हेलुसिनेशंस थीं। वो इस वक्त अपनी क्लास में बैठी थी और उसके चीखने की वजह से इसकी क्लास में खलल पड़ा। जब इसके प्रोफेसर ने इससे इस बारे में पूछा तो स्टेफनी ने इसे बताया कि मुझे ऐसे हेलुसिनेशंस और खौफनाक नज़ारे आते रहते हैं। यहां तक कि रात को भी वो ये खौफनाक ख्वाब देखकर चीख कर उठ जाती थी। और फिर उसकी रूममेट ने इसे मशवरा दिया कि तुम्हें अपने खानदान से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो अपने घर आई, अपने वालिद से मिली, अपने अच्छे भाई से मिली जिसके साथ इसका बहुत अच्छा रिश्ता था, और वो दोनों अपने चचा के घर गए, जो उनकी वालिदा के भाई थे। उन्हें अपने कजन से बहुत लगाव था। सब यहां लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि आयरिस अपने चचा से अपनी दादी आयरिस के बारे में पूछती है। यानी आयरिस, जिसे हमने स्टेफनी के ख्वाबों में देखा था, वो उसकी दादी थी। इसकी वालिदा का नाम सुनकर उसके चचा स्टेफनी पर नाराज हो जाते हैं और इसे बताते हैं कि तुम्हारी दादी हमारे लिए मर चुकी है, वो पागल हो चुकी है, वो हमें छोड़कर एक जजीरे पर रहने लगी, जिसके बाद वो कभी हमसे मिलने नहीं आई। इस वजह से तुम्हारी वालिदा की ज़हनी हालत भी बिगड़ गई और वो भी हमें छोड़ गई। इसके चचा इसे सब कुछ कहकर चले गए, लेकिन इसकी खाला ने इसकी मदद की और इसे आयरिस की तरफ से भेजे गए खतूत, इसका पता और आयरिस की कुछ चीजें दें। इन चीजों में वो तस्वीर भी थी जो पॉल और आयरिस ने स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने ली थी। ये देखकर स्टेफनी बहुत हैरान हुई। ये तस्वीर, ये रेस्टोरेंट, ये सब इसके ख्वाब में आया था। अब आयरिस से मिलने के लिए स्टेफनी इस सुनसान जजीरे पर गई, जहां एक घर था, लेकिन इस घर की हालत खराब थी। अपने सिक्योरिटी कैमरे में स्टेफनी ने अपना तारुफ कराया तो आयरिस ने इसे घर के अंदर बुलाया। आयरिस भी स्टेफनी को देखकर बहुत पुरजोश थी। वो स्टेफनी से इसकी वालिदा के बारे में पूछती है तो स्टेफनी इसे बताती है कि हमारी वालिदा ने हमें बचपन में छोड़ दिया था। यहाँ स्टेफनी आयरिस को अहम बात बताती है कि मैंने अब और दादा को स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने देखा था और वो रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था, अब सब मर रहे थे। मुझे ये डरावना ख्वाब, ये नज़ारा हर दिन और रात आता है। यहाँ आयरिस इसे बताती है कि तुम्हें जो नज़ारे आते हैं, मुझे भी ये तमाम नज़ारे आते हैं, और उन नज़ारों की वजह से मैं इस दिन होने वाले इस बड़े हादसे में सबको बचाने में कामयाब रही। इस दिन मैंने इस बच्चे के हाथ से वो सिक्का ले लिया था जिसकी वजह से ये सारा वाकया हुआ था, और फिर रेस्टोरेंट का जो फर्श टूटा था मुझे पहले से मालूम था, इसलिए मैंने जाकर माइक्रोफोन में ऐलान किया कि फर्श गिरने वाला है। इसकी वजह से लोग वहां से पहले ही चले गए और इस तरह बहुत से लोग मौत से बच गए। स्टेफनी हैरत से पूछती है, क्या आपने इस दिन सबकी जान बचाई थी? तो आयरिस कहती है, हाँ, इस दिन मैंने मौत को धोखा देकर सबकी जान बचाई थी। लेकिन मौत इन लोगों का पीछा करती रही। मौत ने इन लोगों के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया जो इस वाकये में बच गए थे। मौत इन लोगों को ढूंढने लगी और उन्हें मारने लगी। न सिर्फ वो लोग, बल्कि अगर उनके बच्चे भी थे तो मौत उन्हें भी मार रही थी।
और अगर वहां मौजूद कुछ लोग मौत से बच गए थे और जिनके बच्चे इस वाकये के बाद पैदा हुए थे, मौत उन्हें भी मारने लगी, क्योंकि अगर वो लोग इस वाकये में मर गए होते तो उनके बच्चे पैदा ना होते। मौत एक के बाद एक लोगों को मार रही थी। जब वो इस वाकये के लोगों को मार रही थी, तब मुझे इन हकायक का एहसास हुआ। मौत ने पाल को भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर दिया और इसे मार डाला। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अगली बारी मेरी है। मौत को धोखा देने के लिए मैं यहां आई और छप गई। अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी वालिदा, इसके भाई, इसके बच्चों और यहां तक कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देगी। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुम सबको कुछ नहीं होगा। स्टेफनी पूछती है, तो मुझे ये नज़ारे क्यों आ रहे हैं? तो आयरस ने कहा, क्योंकि अब मौत हमारे पीछे है। ये सुनकर स्टेफनी बहुत डर गई। फिर आयरस ने इसे एक किताब दी जिसमें इस वाकये के जिंदा बच जाने वालों की तफसीलात मौजूद थीं कि वो बाद में कैसे मेरे उनकी कहानियां लिखी हुई थीं और वो तरीके भी जिनसे मौत को धोखा दिया जा सकता है। स्टेफनी को ये चीज़ें बकवास लगीं। उसने ये किताब नहीं ली और उसने आयरस से कहा कि मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगी। ये कहकर वो बाहर चली गई। आयरस, जो कई सालों से इस केबन से बाहर नहीं निकली थी, अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के सामने आने का फैसला किया और बाहर आई और वो किताब स्टेफनी को दी। उसने कहा कि अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी और उससे खुद को बचाने के लिए तुम्हें यह किताब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। स्टेफनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आया, तो आयरस ने कहा, अब मेरी मौत देखो। यहां हमने देखा कि एक जगह से गैस लीक हुई, एक चीज गैस लीक से मुतासिर हुई, फिर दूसरी। अब स्टेफनी को आयरस की बातों पर यकीन आने लगा। 2 दिन बाद आयरस का जनाजा हुआ जिस पर स्टेफनी की वालिदा भी आई। अब स्टेफनी समझ रही थी कि अगर अगली मौत होगी तो वो स्टेफनी की वालिदा की होगी। अपनी वालिदा को बचाने के लिए इसने आयरस की दी हुई किताब पढ़ना शुरू कर दी, जिसमें आयरस ने वो सिक्का भी छुपा रखा था जिसकी वजह से इसने इस दिन होने वाले हादसे में लोगों को बचाया था। सब कुछ समझकर स्टेफनी अब अपने खानदान को फोन करती है कि वो उन्हें खबरदार कर सके, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। यहां दिखाया जाता है कि स्टेफनी का पूरा खानदान पार्टी कर रहा था। यहां पार्टी में दिखाया जाता है कि मौत का खेल शुरू हो चुका था। एक गिलास यहां टूटा और शीशे का एक टुकड़ा बर्फ के टुकड़ों में गिरा। सब यहां से बर्फ ले रहे थे। ये बर्फ का टुकड़ा स्टेफनी के चचा के गिलास में गया और उसने गिलास को एक तरफ रख दिया वहां जाकर। साथ ही यहां मौजूद दीगर तमाम चीजें भी अपनी जगह थोड़ी थोड़ी बदल गईं, जैसे सब कुछ एक मंसूबे के मुताबिक हो रहा हो। गिलास स्टेफनी के चचा के हाथ से गिरता है और शीशे का एक टुकड़ा उसके पांव में छेद जाता है। दर्द की वजह से वो वहां गिर जाता है। इसके गिरने की वजह से यहां जमीन में जो कंपन होती है, एक औजार एक घास काटने वाली मशीन पर गिरता है। वो मशीन चल पड़ती है और अचानक स्टेफनी के चचा के चेहरे पर चली जाती है और उसके पूरे चेहरे को कुचलकर उसे मार देती। इस खौफनाक मौत से सब बहुत डर गए। स्टेफनी बहुत डर गई। अब वो पूरे खानदान को समझाती है कि मौत कैसे उनके पीछे है। उसने बताया कि आयरस के इस दिन टावर को बचाने के बाद भी मौत ने इन तमाम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो इस टावर के गिरने से बच गए थे। मौत ने उन्हें और उनके खानदान को मुकम्मल तौर पर मार डाला और अब सिर्फ उनका खानदान और एक और लड़के का खानदान जिंदा था। स्टेफनी उन्हें बताती है कि पहले आयरस मरी, फिर उसका सबसे बड़ा बेटा। इस तरह इसके चचा की मौत के बाद अब उसकी बेटी की बारी है। और यहां जब मेरी मां मर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। सब ने स्टेफनी की बात सुनी, लेकिन किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। यहां तक कि इसके चचा के बच्चे, इसके कजन्स, इस पर नाराज हो गए कि वो अपने वालिद की मौत का मजाक उड़ा रही है। यहां सिर्फ एक शख्स था जिसने स्टेफनी पर यकीन किया, वो स्टेफनी की मां थी। लेकिन स्टेफनी अपनी मां से अच्छी तरह बात नहीं कर रही थी। यहां हमें चचा का सबसे बड़ा बेटा उसकी छेदने वाली दुकान में दिखाया जाता है। वो अपना काम खत्म करता है और अपनी दुकान बंद करता है और अपने वालिद की याद के तौर पर वो अपने हाथ पर एक पोर्ट्रेट टैटू करवाता है। उस वक्त उसने अपनी नाक में एक पेन पहन रखी थी। यहां इसकी नाक की छेद दिखाई जाती है और अचानक ऊपर एक पंखा चल पड़ता है, जिसके साथ एक मकनातीसी जंजीर थी जो उसकी नाक की छेद से चिपक जाती है। जैसे ही पंखा चला, जंजीर भी घूमी और वो लड़का भी मुड़ने लगा। नीचे बहुत सा मिट्टी का तेल था जिसमें उसके लाइटर ने आग लगा दी। वो खुद को इस जंजीर से आज़ाद करता है, लेकिन नीचे आग में गिर जाता है। हम देखते हैं कि दुकान में आग लग गई। जैसे ही स्टेफनी को पता चलता है कि उसकी दुकान में आग लग गई है, वो सूरज निकलते ही उसकी दुकान पर जाने का फैसला करती है, लेकिन वो इसकी कार के सामने आकर उन्हें रोक देता है। यह हैरानकुन था कि उसे इसके बाजू के अलावा कोई चोट नहीं आई। वो लापरवाही से बात कर रहे हैं कि यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और इसे हिला देता है, लेकिन इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये देखकर वो स्टेफनी से कहता है, देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे कुछ नहीं होगा। यहां स्टेफनी को लगा कि उसकी बातें बकवास थीं। इसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय वो सड़क पर मौजूद चीजों पर ध्यान दे रही थी जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। एक कचरा ट्रक यहां से गुजरता है तो स्टेफनी इसे इससे दूर रहने को कहती है, लेकिन वो जाकर ट्रक को गिले लगा लेता है और वाकई उसे कुछ नहीं होता। अब ये लड़का स्टेफनी से कहता है, देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम ज्यादा सोच रही हो। इस लड़के की दूसरी बहन भी चहलकदमी के लिए जाती है और फिर अचानक इसका पांव एक गेंद से टकराता है। इसकी वजह से वो कचरे की टोकरी के अंदर चली जाती है और ट्रक ड्राइवर उसे जल्दी से अपने ट्रक में फेंक देते हैं। इन तीनों ने भी यह होता हुआ देखा। वो तीनों जाकर जल्दी से इस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं। स्टेफनी अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे बचाने के लिए इस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है।
लेकिन दिखाया जाता है कि कचरा अंदर कुचला जा रहा था और इस मशीन में इस लड़की का जिस्म भी टुकड़ों में बिखर गया। स्टेफनी के हाथ में सिर्फ इसका हाथ बचा था और वो मर गई। इसकी मौत की वजह से सब अफसरदा थे। स्टेफनी का भाई इससे कहता है तुम ठीक थी। लेकिन इस वक्त स्टेफनी को अपनी कयास आराई पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो सोच रही थी कि जो लड़की मरी इसका एल्डर बिरादर मरना चाहिए था। फिर उनकी खाला आई और एक सच जाहिर किया कि दरअसल वो लड़का स्टेफनी के चचा का असली बेटा नहीं था। इस वजह से वो नहीं मरा, बल्कि इसकी बहन मरी जो उसके चचा की बड़ी बेटी थी। और ये सुनकर स्टेफनी हैरान रह गई। सब स्टेफनी के साथ थे क्योंकि सबने इस पर यकीन करना शुरू कर दिया था। जो लड़की मरी इसका छोटा भाई स्टेफनी से कहता है इसका मतलब है अब मेरी बारी है। स्टेफनी, मैं मरना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्टेफनी कहती है मैं बचाना चाहती हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। फिर इसका भाई इससे कहता है देखो, तुम्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है, तुम समझ जाओगी, बस अपने आसपास का मुशाहिदा करो। स्टेफनी को याद आता है कि आयरिस ने इसे एक लड़के के बारे में बताया था जो इस दिन बच गया था। वो आज भी एक अस्पताल में काम कर रहा था। वो जिंदा था और उसने भी मौत को धोखा दिया था। वो जानता था कि मौत को कैसे धोखा दिया जाए, तो ये लोग उसके पास जाने का फैसला करते हैं। जब ये तमाम लोग यहाँ आते हैं और उसका नाम जेडी पुकारते हैं, वो हैरान रह जाता है। इसे सिर्फ आयरिस ने इस नाम से पुकारा था। ये लोग इससे पूछते हैं तुम आयरिस को कैसे जानते हो? उसने बताया जब टावर का वाकया हुआ था मैं वहां था, मैं गुलकार का बेटा था। ये जानकर स्टेफनी को भी पूरा ख्वाब याद आ गया और उसने उसे भी पहचान लिया। ये शख्स ये भी बताता है कि आयरिस कई साल पहले इससे मिलने आई थी क्योंकि वो अपने शौहर पाल के लिए मौत को धोखा देना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद ये लोग उसकी जान नहीं बचा सके। स्टेफनी पूछती है क्या ऐसे कोई लोग हैं जो इस मौत से बच गए हों? तो वो आदमी जवाब देता है हाँ, 2 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मौत को धोखा दिया, लेकिन इस तरह नहीं। मौत पहले जीती, मौत ने पहले उन्हें शिकार किया और वो मर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें डॉक्टरों या किसी और की कोशिशों से जिंदा किया गया और उसके बाद मौत ने उनका पीछा नहीं किया। स्टेफनी इससे कहती है तुम इस काम में हमारी मदद कर सकते हो, हमारी मदद करो। लेकिन वो आदमी कहता है नहीं, मैंने भी एक बार मौत को धोखा दिया है, लेकिन मुझे भी मरना है क्योंकि मुझे कैंसर है और हर किसी को एक दिन मरना है। हम मौत से भाग नहीं सकते, वो हमारी आखिरी मंजिल है। इससे पहले हमें अपने बाकी लम्हात से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। जब तमाम ये लोग बहुत अफसरदा थे, तब इनमें से एक को एक ख्याल आता है कि वो अपने भाई को मूंगफली खिलाएगा जो मरने वाला है, क्योंकि उसे मूंगफली से एलर्जी थी। इस तरह वो मूंगफली खाने के बाद मर सकता था। लेकिन इसका मंसूबा यह था कि जैसे ही वो अपनी मौत के करीब होगा, वो उसे एंटी एलर्जी और तिब्बी खिदमात देकर उसे ठीक कर देगा। इस तरह वो मौत को धोखा देंगे। लेकिन जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास आता है, वेंडिंग मशीन काम नहीं करती। वो जल्दी में था, उसने मूंगफली दस्ती तौर पर निकालने की कोशिश की, लेकिन मशीन का सक्रू ढीला हो गया। फिर वो छुपने के लिए एक कमरे में आए। वो अपने भाई से कहता है यहां इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए एक एंटी एलर्जी लाता हूं। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। कुछ बटन दब गए जब दरवाजा जोर से बंद हुआ, और MRI मशीन भी। कुछ देर बाद वो लड़का एक इंजेक्टर और व्हीलचेयर के साथ वापस आता है। वो उसे चॉकलेट मूंगफली खाने को कहता है, इससे पहले कि वो अपना मंसूबा पूरा कर सके। यहां MRI मशीन फेल हो जाती है। इसकी तेज मकनातीसी शुआओं की वजह से वो तमाम धाती अशिया को अपनी तरफ खींचने लगी। स्टेफनी का बड़ा कजिन जिसके पूरे जिस्म में छेद थे, वो मशीन या व्हीलचेयर के साथ इसे भी अंदर खींचने लगी, और वो अजीब व गरीब तरीके से अंदर खींचा जाता है। वो खुद को भी नहीं बचा सका। टूटने के बाद व्हीलचेयर भी मकनातीसी कुव्वत की वजह से अंदर खींच ली गई और वो फौरन वहीं मर जाता है। इसका छोटा भाई जिसने चॉकलेट मूंगफली खाई थी, वो भी बहुत तकलीफ में था। खुद को बचाने के लिए इसने दवा लगाई एक तरफ रखकर, जिससे वो ठीक हो गया। लेकिन फिर वेंडिंग मशीन से एक स्प्रिंग निकला, जिसे उन्होंने दस्ती तौर पर खोला था। एक दीवार से दूसरी दीवार से टकराते हुए वो स्प्रिंग आखिरकार इस लड़के से टकराया जिसने मौत को धोखा देने के लिए चॉकलेट खाई थी और खुद को एंटी एलर्जी बनाया था, और इस तरह वो भी मर गया। उसका मतलब है मौत ने इसे जाने नहीं दिया। उनकी मौत की वजह से सब गमज़दा है। स्टेफनी अपनी माँ से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसी घर में रहना चाहिए जहां तुम्हारी माँ आयरस रहती थी, क्योंकि वो भी इस घर में रहकर काफी अरसे तक जिंदा रही थी। स्टेफनी की वालिदा इससे इत्तेफाक करती हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सिक्का इस किताब से फिसल गया जो स्टेफनी के हाथ में थी, जिसे एक बूढ़ी औरत उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। स्टेफनी जल्दी से अपनी दादी के घर जाती है और वो अपनी माँ को अंदर जाने को कहती है। इसकी माँ अपने 2 बच्चों के बारे में बहुत परेशान थी, तो स्टेफनी ने कहा माँ, जब तक तुम जिंदा हो हमें कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर उसने अपने भाई के साथ माँ को अपनी दादी के घर भेज दिया। लेकिन हमें दिखाया गया कि वहां पहले से ही गैस लीक हो रही थी और ये जगह बिजली से भी चमक रही थी। अगरचे स्टेफनी की माँ ने भी उसे सूंघा, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए वो अंदर चली गई, और गैस लीक और चमक की वजह से वहां एक बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से स्टेफनी की कार भी पानी में गिर गई।
और वो पानी में तकलीफ उठाने लगी। अंदर स्टेफनी की माँ इस धमाके में जल गई और स्टेफनी का भाई जो घर के बाहर खड़ा था वो गिर गया। उसने देखा कि एक टावर इस पर गिरने वाला है। इसके गिरने से पहले इसकी माँ इसे बचाती है वहां आकर, और ये टावर उसकी माँ पर गिर गया और वो मर गई। इस लड़के को अब पता चल गया था कि अब स्टेफनी की मरने की बारी है। स्टेफनी को बचाने के लिए वो जल्दी से पानी में कूद जाता है, और जब वो इसे बचाकर बाहर लाता है वो देखता है कि स्टेफनी पहले ही मर चुकी थी। वो उसे CPR देता है जिससे इसकी जान दोबारा बच जाती है। वो दोबारा जिंदा हो जाती है और ये लोग इस पर खुश हैं क्योंकि स्टेफनी का बेजान जिस्म दोबारा जिंदा हो गया और उसने मौत को कबूल कर लिया था। अब वो मौत को धोखा दे सकते हैं। ये दोनों खुश थे कि दोनों बच गए, लेकिन अपनी माँ और दूसरों की मौत की वजह से वो गमज़दा थे। हमें थोड़ी देर बाद एक मंजर दिखाया गया जहां उनकी जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी। आज चार्ली, स्टेफनी के छोटे भाई की ग्रेजुएशन की तकरीब थी। सब वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। पुरजोश होकर स्टेफनी उसकी जेब में गुलाब रखती है। गुलाब का एक कांटा उसकी उंगली में छेद जाता है और उसकी उंगली से भी इसी तरह खून बहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे फिल्म के आगाज में आयरस के हाथ से खून निकला था। ये देखने के बाद स्टेफनी समझ जाती है कि मौत का खेल दोबारा शुरू होने वाला है। मंजर बदल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया वो सिक्का जिसे आयरस ने इस दिन गिरने से बचाया था, और वो बूढ़ी औरत जिसके पास अब वो था। जैसे ही वो बूढ़ी औरत अपना पर्स खोलती है वो सिक्का इसके पर्स से फिसल जाता है। घूमते हुए वो उन ट्रेन की पटरियों पर गिरता है जो फिल्म के आगाज में दिखाई गई थी। ये सिक्का रेलवे जंक्शन के दरमियान रुक जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन की पटरी को नुकसान पहुंच सकता था। मंजर बदल जाता है और हम दोबारा स्टेफनी और उसके भाई को देखते हैं जहां उनका पड़ोसी डॉक्टर उनके पास आया। वो स्टेफनी के भाई का दोस्त था। वो स्टेफनी से कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम आज जिंदा हो। स्टेफनी कहती है, हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गई। डॉक्टर कहता है, नहीं, तुम मुर्दा होने के बाद जिंदा नहीं हुई। अगर कोई शख्स 5 मिनट तक सांस नहीं लेता तो उसे मुर्दा समझा जाता है, लेकिन तुमने सिर्फ 2 मिनट के बाद सांस लेना शुरू कर दिया। इस हालत को बेहोशी कहा जा सकता है, मौत नहीं। ये सुनकर स्टेफनी और उसका भाई वो हैरान रह गए। स्टेफनी ने अपने अर्द गिर्द की चीजें देखीं। उसे हर चीज में अपनी मौत नजर आने लगी, लेकिन उनकी मौत ऐसी नहीं थी। जो ट्रेन पटरी से उतर गई थी, पटरी से उतरने के बाद वो उनके घरों की तरफ बढ़ गई। ट्रेन अपनी रफ्तार कम नहीं कर सकी। खुद को बचाने के लिए स्टेफनी और उसका भाई दोनों भाग गए। ट्रेन आखिरकार रुक गई, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सके क्योंकि ट्रेन के पीछे से लकड़ी के कुछ टुकड़े उड़े और उनके जिस्मों में छेद गए। आखिरकार दोनों मर गए। इसके साथ ही ये फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म एक सबक के साथ खत्म हुई कि हम मौत से भाग नहीं सकते और एक दिन हर किसी को मरना है। देखने का शुक्रिया।